फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे इस प्रेजेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ +2 इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का इकोनॉमिक प्लानिंग का चैप्टर डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर की एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग, फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे, क्या फीचर्स रहे, इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन की। और इस वीडियो का लिंक मैं अपनी प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूंगा। मेरा यह वीडियो इकोनॉमिक प्लानिंग के एडवांटेजेस, अचीवमेंट्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर्स के ऊपर बेस्ड होगा। जैसा कि आप जानते हैं, 1951 से लेकर अब तक हमने 12 5-ईयर प्लान्स और 6 एनुअल प्लान्स कंप्लीट किए हैं। इस प्लानिंग के दौरान हमने क्या अचीव किया, इसी चीज को हम प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी से वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई है और हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पर ग्रोथ रेट नेक्स्ट टू निल होता है, और वाइब्रेंट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है जहां पे ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। इस पॉइंट को मैं इस डेटा से प्रूव कर सकता हूं। 1860 से लेकर 1945 के दौरान हमारा ग्रोथ रेट 0.5% रहा। 1925 से लेकर 1950 के दौरान हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ और सिर्फ 0.1% रहा, जो कि यह रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग के अंदर ही रिजल्ट विजिबल हो गए। 4.6% ग्रोथ रेट रहा और 12th 5-ईयर प्लान आते आते हमारा ग्रोथ रेट 6.7% हो गया, जो कि प्रूव करता है कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी हो गई है दोस्तों। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ना सिर्फ नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीमेंट आया है, पर कैपिटा इनकम के अंदर भी इंक्रीमेंट आया, और यह पॉसिबल तब हो पाया जब हमारा ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम हैज बीन मोर देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। प्लानिंग से पहले हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम नेक्स्ट टू निल था, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इसके अंदर भी हमने विजिबल इंक्रीमेंट ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट 5-ईयर प्लान के अंदर 2.7% का ग्रोथ रेट रहा पर कैपिटा इनकम में, और 12th 5-ईयर प्लान आते आते 5.3% का इंक्रीमेंट पर कैपिटा इनकम के अंदर ऑब्जर्व किया गया। देन दोस्तों हमारे पास थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जानकारों का यह मानना है किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट के लिए उसकी जीडीपी का 25% जो है पार्ट इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। हम अपनी कंट्री के अंदर इस चीज को अगर अप्लाई कर देखें तो हम मानते हैं कि फर्स्ट 5-ईयर प्लान में तो ये सिर्फ 9.3% था, लेकिन 12th 5-ईयर प्लान तक आते आते हमने 33.3% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो कि हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हमने बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट की है, जो हम इस डेटा से भी शो कर सकते हैं। लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 17% थी। लिटरेसी रेट होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जो कि सिर्फ 17% थी, और लास्ट सेंसस जो 2011 में कंडक्ट हुआ था उसके मुताबिक अब हमारा लिटरेसी रेट 74% है। देन दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेशन मात्र 32 इयर्स का था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि अब बढ़कर 68 इयर्स हो चुका है। देन IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये पर 1000 लाइव बर्थ में मरने वाले बच्चों का काउंट होता है जो कि 1 साल से पहले मर जाते हैं।
इंडिपेंडेंस के टाइम पे पर 1000 लाइव बर्थ 218 बच्चे एक साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते थे, जो कि काउंट बहुत ज्यादा था। अब ये रिड्यूस होकर 34 हो गया है बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट मेडिकल फैसिलिटीज। हमारे पास है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? पर 1000 न्यू बॉर्न बेबीज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये काउंट 48 पर 1000 था, जो कि रिड्यूस होके 19.3 पर 1000 हो गया है। देन डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब होता है पर 1000 नंबर ऑफ डेथ। पर 1000 पीपल नंबर ऑफ डेथ 40 थी, जो कि काफी ज्यादा थी, और ये अब रिड्यूस होके 7.3 हो गया है। तो ये जो हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट हासिल की है, ये मैटर ऑफ चांस नहीं है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग के चलते तहत ही हुआ है। न सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट हमने हासिल करी, बल्कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हमने इंप्रूवमेंट की है। आप जैसा देख रहे हैं, रोड नेटवर्क हमारा वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, और रेलवे नेटवर्क हमारा वर्ल्ड में आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट है। देन टेलीकॉम के मामले में हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं। पोस्टल सर्विस के मामले में हम लार्जेस्ट नेटवर्क हैं पूरे वर्ल्ड में। देन दोस्तों, आईटी सेक्टर में जो रीसेंट ग्रोथ हुआ है, ये भी अपने आप में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट को शो करता है। देन दोस्तों, इसके बाद जो इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जयप्रकाश रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इन्हीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की वजह से आज की तारीख में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.6 पे रिड्यूस हो गया है। देन इसके बाद हमारे पास ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमने पढ़ा था फीचर्स के अंदर, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में सेटअप हुई हैं। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट 7% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के मामले में 10th नंबर पे आते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ने सेल्फ सफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, और आईटी इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। देन दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने काफी महारत हासिल करी। मिड 60s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग के चलते तहत ही पॉसिबल हो पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन को पॉसिबल करने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। हम HYV सीड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और मशीनों का यूज हो रहा है। साइंटिफिक तरीके से खेती हो रही है। साइंटिफिक तरीके क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, एंड देन जो है फैलोइंग लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर सम टाइम, सो दैट ये अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। देन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर जमींदारी सिस्टम को हटाया गया है। लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई है लैंड की ओनरशिप के ऊपर। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसका मतलब किसानों से छोटे छोटे लैंड के टुकड़े लेकर उनको एक बिग पीस ऑफ लैंड दे दिया गया है। इससे एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, सभी किसान मिलजुल कर खेती करते हैं, और रेंट के ऊपर रेगुलेशन लगा दी गई है कि जो जमींदार ठेके पे लैंड दे रहे हैं, एक लिमिट से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं करेंगे। सो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अपने प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर के चैप्टर में भी डिस्कशन करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के टॉपिक के अंदर। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। हम मानते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग हमने काफी कुछ अचीव किया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। इन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद भी हमारी प्लानिंग के कुछ फेलियर्स रहे। कुछ जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे, टारगेट्स फिक्स किए थे, वो टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए, जैसे कि एब्जेक्ट पॉवर्टी हमारा एक फेलियर रहा।
पॉवर्टी को रिमूव करना हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव था, बट ये ऑब्जेक्टिव्स हम बिल्कुल नहीं अचीव कर पाए। यहां पे हमारा बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। आज भी 21.9% हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये इतना बड़ा काउंट है कि कुछ कंट्रीज की तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती। 27-28 करोड़ के करीब करीब लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। एडवांस कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। एक डेटा के मुताबिक वर्ल्ड में जितने भी बेगर्स हैं 50% बेगर्स इंडिया में ही रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ हर सेकंड बेगर इंडियन हुआ। इंडिया को स्लम ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक फेलियर हमें प्लानिंग का नजर आता है। देन हमारा सेकंड फेलियर प्लानिंग का है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहा है। 1951 से लेकर अब तक जितनी भी प्लानिंग हुई है, फुल एम्प्लॉयमेंट उनमें से एक ऑब्जेक्टिव रहा, बट आज तक हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए। 3.6% वर्कफोर्स आज भी अनएम्प्लॉयड है दोस्तों। देन हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है। हम ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव कर पाए। रशिया के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर आता है इनइक्वालिटी के मामले में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के मामले में। पॉपुलेशन में अमीरों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कम है, और ये बहुत कम सेगमेंट अमीरों का नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा पॉकेट कर लेता है, और पुअर का सेगमेंट बहुत बड़ा है और इनको नेशनल इनकम का बहुत ही मामूली सा हिस्सा मिलता है दोस्तों। देन पॉइंट नंबर 4 है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लाख बोले हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, हम लाख बोले हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट है, रेलवे नेटवर्क फिफ्थ लार्जेस्ट है, लेकिन सच्चाई ये है एडवांस कंट्रीज के मुकाबले आज भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस बहुत ज्यादा पुअर है। सप्लाई आज भी डिमांड के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। क्वालिटी एडवांस कंट्रीज के कंपैरेटिवली आज भी बहुत ज्यादा पुअर है। रोड्स की हालत बहुत पुअर है, रेलवे सर्विस बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे विलेजेस के अंदर आज भी अवेलेबल नहीं हो पाई। सिर्फ और सिर्फ 74% लोग जो है लिटरेट हैं। तो ये हमारे कुछ फेलियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हमें नजर आते हैं दोस्तों। देन पॉइंट नंबर 5 जो कि लास्ट पॉइंट है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस स्टेबिलिटी भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट के अंदर रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आम इंसान की जो रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है, वो रिड्यूस होती जा रही है। इस वजह से जो नॉन पुअर हैं, जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ही ऊपर आते हैं बट नॉन पुअर हैं, इन्फ्लेशन की वजह से वो भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, और वो लोग भी फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट हमने अचीवमेंट करी है, प्लानिंग से हमने काफी कुछ अचीव किया, लेकिन आज भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हम एडवांस कंट्री से आज भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये थे मेरे अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।